पापा पापा। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? पापा ये देखो मैं खूपरी लेकर आया हूँ। ऐसे खुपरी नहीं, खुरपी कहते हैं, पर तू क्या करेगा इसका? पापा मैं भी आपके साथ खेती करूंगा। अरे ना बेटा, तू ये खेती बाड़ी ना कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये खेती बाड़ी बहुत मेहनत का काम है बेटा। पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएगा तो हवाई जहाज में घूमेगा। मेरी तरह फावड़ा नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ पढ़ लूंगा पापा, लेकिन आपको इतनी मेहनत अकेले भी नहीं करने दूंगा। विपुल एक बड़ा से गांव में रहता था और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। विपुल का परिवार बहुत छोटा था, जिसमें उसके पत्नी प्राची और बस एक बेटा वंश था। फिर उसी शाम आज वंश को तुमने भेजा था क्या खेत पर? नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा था। वो स्कूल से आया तो आपके बारे में पूछने लगा और बस फिर उसने खुरपी उठाई और चला गया खेत। और इसके 10 दिन बाद परीक्षा होने वाली है। इसके सर कह रहे थे काफी अच्छी पढ़ाई कर रहा है और ये कात भी पढ़ाई कर रहा था। हाँ सच में, बड़ा प्यारा बच्चा मिला है हमें भगवान जी की कृपा से। बस बांके बिहारी उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ क्यों नहीं, बिहारी जी हमेशा अच्छे इंसान का साथ देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी बिहारी जी का शुक्रिया करते हैं और फिर अगले दिन खेत में। अरे तू फिर आ गया। पापा देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ ने आपके लिए 3 आम भेजे हैं। अरे वाह, रुक मैं इन्हें धो देता हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। नहीं नहीं, ये आपके लिए हैं। मैं तो माँ के साथ खा चुका हूँ। अच्छा, माँ के साथ खा लिया तो क्या पापा के साथ नहीं खाएगा? आ बैठ, यहीं खाते हैं। अरे वाह पापा, कितना खट्टा मीठा आम है ना। और ये आम तो देख कितना पीला और मीठा है। पापा कितना मजा आएगा ना अगर रोज ऐसे ही आम खाने को मिले तो। अरे मिल सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक जादू करना पड़ेगा। पापा कैसा जादू? पापा आपको जादू करना आता है? अरे नहीं, मुझे तो नहीं आता, पर जामीन को आता है। तू देख, ये मैंने यहां पर कर दिया एक गड्ढा और ये मैंने डाल दिया आम का टुकड़ा। अब देखना, इन बीजों में से पेड़ निकलेंगे और फिर उस पर फल भी लगेंगे। बस फिर रोज खाना आम। तो फिर कल हम अपने खेत के आम खाएंगे। अरे बेटा, कल नहीं, कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा। और एक दिन इसमें मीठे फल जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे रोज इनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिर कल से मैं भी आपके साथ साथ इस पेड़ का ध्यान रखूंगा। वंश की बातें सुनकर विपुल हंस दिया। इसी तरह कई साल बीत गए और अब वो बीज बड़ा पेड़ बन गए थे, जो खट्टे मीठे आम से लदा था। देखा, मैंने कहा था ना कि जमीन को जादू आता है। एक बीज से देखो तो कितने सारे फल लग गए इस पेड़ पर। हाँ पापा, अब तो हम रोज मीठे और रसीले आम खा सकेंगे। पापा, आपने बहुत मेहनत की इन्हें बड़ा करने में। हाँ, कि तू और तेरा बेटा और पोता भी इन फलों का स्वाद ले सके। हमेशा याद रखना बेटा, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसे ही हंसी और खुशी का वक्त बीता जा रहा था, लेकिन बुढ़ापे के साथ ही विपुल और प्राची दोनों को बीमारियों ने घेर लिया। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले वंश पर आ गई। वो दिन भर खेती करता और अपने माता पिता का ख्याल रखता। फिर एक दिन इतनी मेहनत मत कर मेरे बेटा, तू सारा दिन खेती करता है और फिर हमारी देखभाल भी। एक काम कर, तू विवाह कर ले। बहू आ जाएगी तो वो हमारी सेवा करेगी और तू अपना काम देखना। बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। इससे पहले कि हम दोनों को कुछ हो जाए, हम तेरा घर बसते हुए देखना चाहते हैं। विपुल और प्राची की जिद पर वंश ने रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। रिया भी बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब वंश खेतीबाड़ी का काम देखता और रिया अपने सास ससुर की सेवा करती। और फिर एक दिन विपुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं क्या करूँ रिया? पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। कहाँ जाओ इन्हें लेकर? आप पापा जी को शहर ले जाओ। वहाँ एक से बढ़कर एक अस्पताल और डॉक्टर हैं। वह जरूर पापा जी को बचा लेंगे। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है रिया। आप फिक्र मत करो। ये लो मेरे कंगन, इन्हें रद्धा सेठ के पास गिरवी रख दो। फिर जब हमारा वक्त अच्छा होगा तो हम इन्हें वापस छुड़वा लेंगे। लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिए हैं। अभी आप ये सब मत सोचो और जो जरूरी है वही करो। वंश ने रद्धा सेठ के पास अपनी पत्नी के कंगन गिरवी रखे और मोटे ब्याज पर उससे कर्ज ले लिया। रद्धा सेठ बहुत ही बेईमान और लालची सेठ था। अब देखना, इस वंश को ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसाऊंगा कि पहले ये कंगन मेरे होंगे और फिर धीरे धीरे इसका खेत भी हड़प लूंगा।
बेचारा वंश अपने पापा को लेकर शहर चला गया। उसने अपने पापा का इलाज कराया और फिर कुछ दिनों के बाद विपुल को स्वास्थ्य पहले से सही हो गया था। बेटा, मेरी इच्छा है कि तू खेत और पेड़ कभी मत बेचना। ठीक है पापा। वह बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन रिया ने उसे सहारा दिया। और फिर एक दिन रिया, मैं जरा ये 30,000 रुपए रद्धा सेठ को देकर आ रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे उसके पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो हम पर ब्याज चढ़ाता रहेगा। वंश 30,000 रुपए लेकर रद्दा सेठ के पास जाता है। और फिर ये क्या, बस 30,000 रुपए? अरे ब्याज के साथ कुल 4 लाख रुपए हो गए हैं अब तक, और तू बस ये 30,000 लेकर आया है। क्या? पर मैंने तो आपसे बस 2 लाख रुपए लोन लिया था, तो इतनी जल्दी 4 लाख कैसे हो गए? हाँ तो ब्याज का तेरा चाचा भरेगा। अब तो इन कंगन से भी बात नहीं बनेगी। ये तो मैं रख ही रहा हूं और तुझे 30 दिन की मोहलत दे रहा हूं। कम से कम 60,000 रुपए लेकर आ, वरना तेरा खेत भी मेरा होगा, समझा? बेचारा वंश रद्दा सेठ की चाल में फंस चुका था। उसने रिया को सारी बात बताई। रिया के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 3 दिन बाद जब वंश अपने खेत में काम कर रहा था, तब भी वहां से रद्दा सेठ गुजरा। उसने वंश से कहा, अपने खेत के फलों को बेच दे, अच्छी कीमत मिल जाएगी फलों की। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। तो फिर तू मेरे पैसे चुका, वरना ये खेत जिस दिन मेरा हो गया ना, उस दिन ये फल वैसे भी मेरे हो जाएंगे। रद्दा सेठ वंश को धमकी देकर वहां से चला गया और वंश बेचारा उसके जाते ही पेड़ से लिपटकर रोने लगा। फिर वो उसी जगह लेट गया। लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। और फिर भाई गुलाब, भारी विपदा आन पड़ी है बेचारे वंश पर। हाँ भाई आम, इसके पापा ने हमें उगाया था। ये हमारा भाई है। हम इसे ऐसे परेशान होते नहीं देख सकते। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है बांके बिहारी जी। हम पर कृपा करो, हमें जादुई सोने और हीरे का पेड़ बना दो, ताकि हम अपने भाई की सहायता कर सकें। पेड़ों का इतना कहना ही था कि तभी बिहारी जी ने चमत्कार किया और अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ आम का पेड़ सोने का बन गया और गुलाब का पेड़ हीरे का। उस रोशनी से वंश उठ बैठा और अपने सामने सोने और हीरे के पेड़ देख विश्वास नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है बांके बिहारी जी? 10 के बाद आम और गुलाब के पेड़ ने सारी बात वंश को बता दी। तो अब से जब भी तुम हमें हाथ लगाओगे, हम सोने और हीरे के बन जाएंगे, और फिर तुम हमारे सोने हीरे के फलों और पत्तियों को तोड़कर उन्हें बेच सकते हो। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी, पर अब मैं तुम्हारे फल कैसे खा पाऊंगा? उसकी चिंता मत करो। जब भी तुम्हारा आम का खाने का मन हो और गुलाब का फूल लेना हो, तो रिया से कह देना, वो तोड़ लेगी हमारे फल और फूल। उसके हाथों से तोड़े गए फल और फूल ही रहेंगे। वंश ने झट से सोने हीरे की कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें सुनार को बेच आया और उससे मिले पैसों से उसने रिया के सारे कंगन छुड़वा लिए और फिर धीरे धीरे उसने रद्दा सेठ का भी सारा कर्जा चुका दिया। फिर एक रात बताओ, खाओगे आम? अब मैं तो तोड़ नहीं सकता। अच्छा, तो ये लो,